हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस टेस्ट है। दोस्तों, आप सॉल्व करेंगे, इस कदर हम इसको बताए हैं कि एक एक चीजों को, एक एक प्रश्नों को तोड़ तोड़ कर बताए हैं। कोई भी आप अगर एग्जाम देंगे तो उसमें बहुत बड़ा आपको लाभदायक सिद्ध होगा आपके आने वाले लगभग सभी एग्जाम्स के लिए। वैसे तो ये यूपी पीसीएस के बेस पर है, लेकिन हम इतना इसे तोड़ तोड़ कर, निचोड़ कर बताए हैं, आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा कारगर होगा। तो दोस्तों चलते हैं, और ये दृष्टि आईएएस के उस मॉडल पेपर पर आधारित है। इस महीने की जो मैगजीन आई है उसी मैगजीन के बेस में एक मॉडल पेपर है, उसी से हमने इस प्रश्न को लिया है। एक से बढ़कर एक प्रश्न है। हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। बहुत अच्छा, आपको इसमें दो स्टेटमेंट दे दिया गया है और स्टेटमेंट देकर आपसे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो एक पद स्थापित किया गया था, जिस पद का नाम था दीवाने मुश्त खराज, इस पद के संदर्भ में आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पढ़कर आपको इसे सही उत्तर देना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग जानते हैं दीवाने मुश्त खराज कौन इसे स्थापित किया था। इसे स्थापित किया था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। थोड़ा सा नाम याद रखेंगे, ख से खराज, ख से खिलजी, तो आपको याद रहेगा। तो यहां पर ये पहले वाले में कह रहे हैं कि यह विभाग इल्तुतमिश के द्वारा राजस्व वसूली में सुधार के लिए स्थापित किया गया था। तो इल्तुतमिश नाम देखते ही आप इसे पहले गलत मान लेंगे। और ये क्यों स्थापित किया गया था दोस्तों? इस पद का कार्य यही था कि राजस्व की वसूली और टैक्स वसूली, यानी जो रेवेन्यू और टैक्स वसूलने से संबंधित जो मामला था उसको सुलझाने के लिए इसको बनाया गया था। तो ये दूसरा वाला सही है। तो आपका पहला तो आप हटा देंगे, दूसरा भी हटा देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत अच्छा दोस्तों, हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर के शासन काल में एक पंथ स्थापित किया गया था दोस्तों, जिसका नाम था दीन-ए इलाही। दीन इलाही स्थापित किया गया था। उसी के सेंस में आपको दो स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट को पढ़ को बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि दीन इलाही किसने स्थापित किया था? अकबर ने। कब किया था दोस्तों? तो 1582 में। क्यों किया था? क्योंकि ये सभी धर्मों की जो अच्छाइयां थी उसको मिक्स करके एक पंथ बनाया था। इस पर लोग अगर फॉलो करेंगे तो राज्य के लिए ठीक होगा। एक तरह से धार्मिक सहिष्णुता के लिए उन्होंने किया था। तो इसका उद्देश्य धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक एकता की स्थापना करना, यह सही है। दूसरा में कह रहे हैं कि इस संप्रदाय में केवल हिंदू सरदारों को शामिल किया गया था। नहीं भाई, हिंदू के साथ साथ अन्य लोगों को भी शामिल किया गया था। तो ये बात यहां पर गलत हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए केवल सही है, दूसरा का ए। आगे अगर हम लोग देखें तो तीसरे वाले में ये आपको मिलान से संबंधित प्रश्न है, और मिलान से संबंधित प्रश्न को हम लोग बड़े आसानी से कर लेते हैं, इसमें कोई दम नहीं होता है। एक तरफ आपके राज्यों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन राज्यों से रिलेटेड राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, देखते ही कर लगेंगे आप। पंजाब, असम, दोस्तों पंजाब, असम और तेलंगाना में 7-7 सीटें होती हैं राज्यसभा की, इतना आप जानते हैं। तो ये देखते ही आप पहले यहां कर देंगे। तो डी वाला हमारा एक पे आना चाहिए। डी वाला एक पर कहीं नहीं है, बस केवल डी में है। तो हम इतने से ही पता पा जाएंगे कि यही है, एलिमिनेट कर देंगे। तो आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और दोस्तों जानते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में राज्यसभा की 3-3 सीटें हैं। तो ये चाहला आएगा। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक छत्तीसगढ़ जिला है और हरियाणा है। इन दोनों में 5-5 सीटें हैं। और ये झारखंड एकमात्र ऐसा जिला है जहां राज्यसभा की 6 सीटें हैं। तो ये यहां पर सब आ जाएगा, हमने आपको बता दिया। याद रखे रहेंगे तो आप काम देगा आपको। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो ये चौथा वाला प्रश्न में दोस्तों कुछ गड़बड़ी है, इसको हम हटा देते हैं। आगे हम लोग पांचवा वाले को देखते हैं दोस्तों। इस पांचवें वाले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, आपको बहुत कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, अभी इसी से मिलता जुलता यूपी पीसीएस 2025 वाले में आया था। एक तरफ आपको बौद्ध संगीतियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनका स्थान दिया गया। आप लोग जानते हैं कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी और उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? कह रहे हैं तक्षशिला में। नहीं भाई, राजगीर में हुई थी। ये तो राजगीर में हुई थी ना। इसका एक मतलब लोगों को कोटेशन भी याद होता है, राम से मतलब क्या हो गया दोस्तों? ये कहां हुआ था? राजगीर में हुई थी। शासक कौन था? अजातशत्रु था। और
ये मोगली सूत्र इसकी अध्यक्षता किया था प्रथम बौद्ध संगीति के, तो ये याद लोग कर लेते हैं। और द्वितीय बौद्ध संगीति आप लोग जानते हैं वैशाली में हुआ था, कालाशोक और शासक था। और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो ये सब आपको याद होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यही मिसमैच है, यानी यही गलत है कि ये तक्षशिला में नहीं राजगीर में हुई थी। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें छठे वाले में, तो बहुत अच्छा प्रश्न है हम लोगों के पास। हाल ही में गठित संविधान कार्यान्वयन समीक्षा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो दोस्तों हम लोग अगर पहले स्टेटमेंट को देखें तो इस समिति का गठन नीति आयोग द्वारा किया गया है, यस ये तो सही है। और इसका उद्देश्य संविधान के प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति की वार्षिक समीक्षा करना है। ध्यान रखेंगे वार्षिक समीक्षा। तो दोस्तों नाम से ही लग रहा है संविधान कार्यान्वयन समीक्षा समिति, तो नाम से ही लग रहा है कि यानी संविधान के किस तरह से कार्य कर रहा है उसकी समीक्षा करना वार्षिक दृष्टि से। तो ये हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 7वां को। क्वेश्चन 7वें में दोस्तों कह रहे हैं कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कोश शब्द को किस अंग में संदर्भित किया था। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कौटिल्य जो राज्य को चलाने के लिए 7 प्रमुख अंगों का जिक्र किया था, जैसे दोस्तों राजा, अमात्य, जनपद, कोश, दुर्ग, ऐसे करके 7 अंग बताए थे। उन 7 अंगों को मनुष्य के अंग से जोड़े थे, तो इसलिए बता रहे हैं। जैसे यहां पर हम लोग दोस्तों अगर देख लें ये बाहें, उनके अनुसार ये बाहें मतलब क्या था दोस्तों, बाहें एक तरह का किला, जैसे उन्होंने किला को यानी दुर्ग को दोस्तों ये बाहें से जिक्र किया था। आंख से दोस्तों उन्हें अमात्य यानी मंत्री जो होते हैं उन्हें आंखों से जोड़कर बताया था। और ये मस्तिष्क, ये सेना को उन्होंने मस्तिष्क बताया था। और मुख, कोश को उन्होंने मुख बताया था। तो यहां आपको पता चल गया होगा कोश शब्द उन्होंने किस अंग से संदर्भित करता है, मुख से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे आप जो 7 सिद्धांत उन्होंने दिया था उसे पढ़ लेना। जैसे उन्होंने पहले नंबर पर बताया था राजा, तो राजा किस अंग से राजा को जोड़ा गया था, सिर से। राजा यानी सिर है, सबसे टॉप पर है। तो ये याद रखे रहेंगे आप, तो आपको याद आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वें को देखते हैं। मैचिंग से रिलेटेड, मिलान से रिलेटेड प्रश्न है। बड़े ही आसानी से हम लोग कर लेंगे क्योंकि मिलान वाले प्रश्न आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो एक तरफ आपको वेद दे दिया है, दूसरी तरफ उससे संबंधित उपवेद है, मिलाकर हमें बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो रहा है। तो ऋग्वेद दोस्तों, ऋग्वेद का दोस्तों उपवेद कौन सा है, आप लोग जानते हैं आयुर्वेद है, यस। तो ए वाला 3 पे जाएगा। ए वाला 3 पर, यहाँ 2 लोग हैं, हमारा एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन ये वाला एलिमिनेट हो गया क्योंकि हम कंफर्म है ऋग्वेद का उपवेद दोस्तों क्या है, ये आयुर्वेद है। अब दोस्तों सामवेद की बात आती है। सामवेद का उपवेद क्या है, ये गंधर्व वेद है। तो ये यहां पर चला जाएगा, यानी बी वाला 1 पे जाएगा। बी वाला 1 पे जाएगा तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी होना चाहिए। और सी 4 पर, डी 2 पर, तो सी 4 डी 2, तो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी हुआ। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को अगर देखें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था। तो ये जस्टिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, जस्टिन ने। आगे दोस्तों हम लोग देखें, यहां पर कह रहे हैं 10वें वाले में इस टाइप के प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। इस बार जब मैं पीसीएस दिया था तो 2 प्रश्न हड़बड़ी में मेरे गलत हो गए थे क्योंकि हम ये नहीं को नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि ऐसा लगा था कि यस है लेकिन उसे नहीं में उत्तर देना था। तो इस बात को आप लोग भी याद रखेंगे। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसे बताना है। तो दोस्तों लक्षणा अध्यक्ष, ये छापे खाने का अध्यक्ष होता था। ये मौर्य काल में दोस्तों जो विभिन्न अध्यक्ष बनाए गए थे उससे रिलेटेड है, याद रखेंगे मौर्य काल से। तो लक्षणा अध्यक्ष का किससे रिलेटेड था, ये छापे खाने यानी मुद्रा, जो मुद्रा होती थी उसके छापे खाने का अध्यक्ष। ये संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था, यस ये भी सही है। सूना अध्यक्ष, तो कह रहे हैं वैश्याओं का अध्यक्ष, नहीं भाई, जो वैश्याओं का अध्यक्ष होता था उसे गणिका अध्यक्ष बोला जाता था। किसे, गणिका अध्यक्ष। तो गणिका अध्यक्ष ये बोला जाता था।
ये वैश्याओं के अध्यक्ष को। और सूना अध्यक्ष किसे बोला जाता था? बूचड़ खाने, जहां मांस कटाई होती थी, बूचड़ खाने की जो अध्यक्ष होता था उसे सूना अध्यक्ष बोला जाता था। तो यहां पर ये सी वाला गलत हो गया। बाकी विविता अध्यक्ष चारागाह का अध्यक्ष होता था, ये भी सही है। गलत यहां पर ये है, सूना अध्यक्ष सूना अध्यक्ष बूचड़ खानों का अध्यक्ष और गणिका अध्यक्ष वैश्याओं का अध्यक्ष, याद रखेंगे इसे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 11वें को देखते हैं। बहुत अच्छा, कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जिसने भूमि की पैमाइश को आरंभ किया, यानी मसाहत को आरंभ किया? तो दोस्तों वो था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, हम लोग मच्छर को गांव में मसा बोलते हैं, हम लोगों को गांव में मसा लगता है तो हम लोग ऑल आउट ले आते हैं, तो मसा, ऑल आउट, मसाहत, अलाउद्दीन ऐसे कनेक्ट कर लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें को। बहुत अच्छा पूछा जा रहा है, किस शासक के द्वारा ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलने की शुरुआत की गई? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं जजिया कर क्या होता था? गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला एक टैक्स था, यह धार्मिक टैक्स था जो शुरुआत में ब्राह्मणों को इसमें छोड़ा गया था, लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक आता है, वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे आप, इसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऐसा कौन सा शासक था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एक बार जजिया कर को हटाया, 4 साल बाद फिर लगा दिया, तो था फर्रुख सियार। फर्रुख सियार आप लोग जानते हैं, मुगल शासक, उत्तराकालीन समय का था ये। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 13 वाले में, तो कह रहे हैं कि दीवाने अर्ज विभाग बनाने वाला सुल्तान कौन था? दीवाने अर्ज विभाग बनाने वाला सुल्तान ये दोस्तों कौन था? तो ये बलबन था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखें 14वें में पूछा जा रहा है, अकबर के काल में करोड़ी नामक अधिकारी का क्या काम था? तो नाम से ही लग रहा है भाई, करोड़ी, करोड़ों यानी रुपया पैसा, यानी राजस्व संग्रह। ऑप्शन नंबर बी, करोड़ी नामक अधिकारी का क्या काम था? रेवेन्यू कलेक्ट करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखें 15 वाले में, कह रहे हैं हजरत ए आला, हजरत ए आला की उपाधि किस शासक ने धारण की? तो दोस्तों ये शेर शाह सूरी जब दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था तो उस समय हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था, तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर एक और आपसे क्वेश्चन नंबर 16वें प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न। चौर पंचाशिका, चौर पंचाशिका शैली का संबंध किससे है? तो दोस्तों चौर पंचाशिका शैली ये चित्रकला से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे राजपूत चित्रकला शैली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि दोस्तों ये जो पश्चिम में है, गुजरात वगैरह एरिया में राजपूतों में बड़ी प्रचलित थी, तो इसे राजपूत शैली भी कहा जाता है। ये एक चित्रकला से रिलेटेड है चौर पंचाशिका, तो याद रखेंगे ये। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें ये 17 वाले में, तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 300 ए, अनुच्छेद 300 ए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है दोस्तों, आप लोग जानते हैं हमारे जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31, यहां पर 244वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर दोस्तों कानूनी अधिकार इसमें डाल दिया गया था, कानूनी अधिकार में। तो इसी से रिलेटेड है ये। यह अनुच्छेद नागरिकों को संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक गारंटी प्रदान करता है। यस, यह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं परंतु संवैधानिक अधिकार है। यस, वही जो मैंने बताया, मौलिक अधिकार तो नहीं है लेकिन संवैधानिक या कानूनी अधिकार है। तो ये वाला आपका ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों 18 वाले में अगर देखें तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं मथुरा मूर्तिकला शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो मथुरा मूर्तिकला शैली का प्रतिनिधित्व कौन सी करती है दोस्तों? बाल विहीन, बिना बाल की, वस्त्र हीन बुद्ध की मूर्तियां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आज इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों ये लीवर होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी कभी इसका उल्टा पूछ लेता है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी दोस्तों पीनियल ग्रंथि हो जाती है। पीनियल ग्रंथि कहां होती है दोस्तों? ये मस्तिष्क में होती है। तो याद रखेंगे ये सबसे छोटी पीनियल ग्रंथि, सबसे बड़ी ये यकृत यानी लीवर होती है। अब दोस्तों बात आती है ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथियां दोस्तों हार्मोनल्स वगैरह को ले जाने का कार्य करती हैं आपके, और ये दो टाइप की होती हैं, बहिस्त्राव, अंतःस्त्राव। आप लोग एक बार इसके बारे में पढ़ लीजिएगा।
आगे अगर दोस्तों अगर हम लोग देखें 20वें वाले में तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 वाले को अगर देखें तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है, जरा देखें। कथकली केरल से रिलेटेड है, यस केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है, ये तो सही है। मोहिनी अट्टम मणिपुर, नहीं भाई ये मोहिनी अट्टम भी ये केरल का है, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है और बाकी भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का सही है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, एक क्रांतिकारी समिति जो बनी थी जिसका नाम था अंजुमन ए मोहिब्सान ए वतन, इसका गठन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका गठन सबसे पहले जान लीजिए ये लाहौर में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है इसका गठन लाहौर में हुआ था। किसने किया था? भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यही, अजीत सिंह ने किया था। एक क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों यह, जो कृषकों की सुरक्षा के लिए, जो अंग्रेज जो कृषकों पर मनमानी तरीके से उनका शोषण कर रहे थे, उनसे लड़ने के लिए, एक तरह से उनको सुरक्षा के लिए बनाया था भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने। आगे देखें दोस्तों हम लोग, तो दोस्तों देखें हम लोग कह रहे हैं 22वें वाले प्रश्न में कह रहे हैं बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में किसने किया था? तो क्लाइव ने किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, क्लाइव ने किया था। कब किया था? बक्सर युद्ध जीतने के बाद 64 में बक्सर युद्ध जीत लिया था 1764 में। उसके बाद दोस्तों 1765 में ये बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किया क्लाइव ने। आगे चलकर दोस्तों वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इस द्वैध शासन को हटाया। तो याद रखेंगे ये सब दोनों चीजें, आपसे काम की चीज है ये। आगे चले देखें हम लोग दोस्तों 23 वाले में, तो जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति वारेन हेस्टिंग ने किया, जी बिल्कुल सही किया। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यस ये भी सही है। द्वितीय मराठा का युद्ध के समय लॉर्ड वेलेस्ली था, यस ये भी सही है। और ठगी प्रथा का अंत करें लॉर्ड मिंटो था, तो नहीं भाई ये गलत है। ठगी प्रथा, सती प्रथा, इन सब से रिलेटेड दोस्तों विलियम बेंटिक थे। तो याद रखेंगे आप लोग, जो सती प्रथा का अंत किए थे वही ठगी प्रथा का भी अंत किया था विलियम बेंटिक, याद रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दोस्तों देखें 24 वाले में कह रहे हैं गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंपल सा प्रश्न है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें मित्र मेला नामक गुप्त सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सावरकर बंधुओं के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, बीडी सावरकर भी रिलेटेड है ये, याद रखेंगे। आगे देखें अगर हम लोग स्वदेशी आंदोलन के समय दोस्तों विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, इसे याद रखेंगे रहेंगे। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किस पत्रिका में जिक्र किया गया था? तो संजीवनी, याद रखे रहेंगे, संजीवनी नामक एक पत्रिका इन्होंने निकाला था, उसी में दोस्तों ये विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जिक्र किया था। तो ये पत्रिका का नाम भी याद रखेंगे। आगे चले अगर हम लोग देखें 27 वाले में, तो कह रहे हैं कौन सा कथन मुस्लिम लीग के संदर्भ में सही नहीं है? तो मुस्लिम लीग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान को नियुक्त किया गया था, ये तो सही है भाई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, भाई ये भी तो सही है। जानते हैं मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था कि भाई बंगाल का विभाजन हो जाए। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, 3 के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, उपर्युक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत है, सभी के सभी सही है। आगे जरा देखें, ऐसे प्रश्न थोड़ा सा ट्विस्टेड होते हैं, दिमाग में मिस कर जाते हैं, आते हुए भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? पूना समझौता 1932 में हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच, जानते हैं सही है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। डांडी मार्च 1930 में निकाला गांधी जी ने। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, 87 में नहीं, 1928 में। तो याद रखेंगे इसे, ऑप्शन नंबर डी यही आपका मिसमैच है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये 29 में आपसे पूछा जा रहा है कि पौधों में जल के ऊपर की ओर संचलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ट्रांसपायरेशन पुल सिद्धांत से रिलेटेड है ये, ट्रांसपायरेशन पुल सिद्धांत के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा पूछा जा रहा है कि आपको वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो वहाबी आंदोलन क्या था दोस्तों? इस्लाम के अंदर जो कुछ बुराइयां आ गई थी उसको दूर करने के लिए, उसको शुद्धिकरण के लिए एक आंदोलन हुआ था, वहाबी आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? अहमद बरेलवी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखें हम लोग दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात, आप लोग जानते हैं चक्रवात अलग होता है, प्रति चक्रवात अलग होता है, तो प्रति चक्रवात के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? चले देखते हैं। आप लोग जानते हैं चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है, लेकिन प्रति चक्रवात के केंद्र में हाई प्रेशर होता है, एयर प्रेशर रहता है और सरफेस पे लो होता है। और वायु का प्रवाह केंद्र से परिधि की ओर होता है। स्वाभाविक सी बात है भाई, जब यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रवाह ये केंद्र से सरफेस की तरफ ही होगा, ये भी सही है। और कह रहे हैं कि दाब प्रवणता 5 से 10 मिलीबार से अधिक नहीं हो सकती। नहीं भाई, ये प्रति चक्रवात में दाब प्रवणता कम होती है, लेकिन वो 10 के 15 के बीच भी होती है, 10 और 15 के बीच होती है, यहां तक भी होती है। तो ऐसा नहीं कि इससे अधिक नहीं हो सकती है। तो यहां पर ये नहीं देकर गलत कर दिया, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। आगे जरा हम लोग देखते हैं ये 32 वाले में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस बार भी पीसीएस में ऐसा प्रश्न पूछा गया था एक टाइप का। कैलिफोर्निया धारा, तो दोस्तों यहां आप लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर कैलिफोर्निया धारा ये ठंडी है, प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। अकोष्टक्स धारा ये दोस्तों ये भी ठंडी धारा है, ये भी प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। और एल्निनो धारा ये भी प्रशांत महासागर की धारा है दोस्तों, गर्म है। और यहाँ पर नॉर्वे देख रहे हैं, अटलांटिक महासागर से रिलेटेड है, ये ठंडी नहीं ये गर्म है। तो यहाँ याद रखेंगे इसे, ऑप्शन नंबर डी यही आपका मिसमैच है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो मिलान वाला प्रश्न है यहाँ पर, पवन से रिलेटेड, जो स्थानीय पवन है उससे रिलेटेड है। तो बहुत अच्छा, हम लोग तुरंत कर लेंगे इसे। ये आपको सूची 1 में पवन दिया है, सूची 2 में किस क्षेत्र में वो पवन चलती है वो है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया है दोस्तों ये सिमूम। सिमूम दोस्तों ये कहाँ पर है? सिमूम कहाँ पर चलती है दोस्तों ये? तो ये अरब के रेगिस्तान में चलती है। ये सिमूम, धूल भरी आंधियां होती हैं, ये सिमूम अरब रेगिस्तान में चलती है। और दोस्तों नार्वेस्टर है, नार्वेस्टर न से नार्वेस्टर न से न्यूजीलैंड में चलती है ये यहाँ पर हो गया। और दोस्तों ए वाला 3 पर, बी 2 पर, A3 B2, तो इसका मतलब ये सी वाला पर होगा। यस, हमें पता चल गया यही है। और बाकी सी वाला तो 4 पे चला जाएगा। मिस्ट्रल ये स्पेन और फ्रांस में चलने वाली हवाएं हैं, और सामून ईरान के क्षेत्र में। आगे दोस्तों हम लोग देखें अब, ये 34 वाले में कौन सा है? यहाँ पर 34 वाले में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी के नाम से प्रसिद्ध है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? वोल्गा नदी है, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। हालांकि अन्य नदियां भी इसमें से यूरोप की ही हैं, लेकिन ये वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, याद रखे रहेंगे, ये पूछ सकता है आपसे। आगे अगर हम लोग देखें तो ये 35 में जो आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी नदी रूस एवं चीन के सीमा पर प्रवाहित होती है? तो आमूर दरिया नाम खूब सुने होंगे, आमूर नदी जो रूस और चीन की सीमा पर प्रवाहित होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दोस्तों एक देखें, अभी आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि रूस और अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये 36 क्या है इसमें। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है? आप लोग जानते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ये सब आप पढ़े होंगे अच्छे से। तो सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण कौन है? तो फ्यूजी नामा, माउंट पोपा, माउंट कैमरून, कोटोपैक्सी। तो ऑप्शन नंबर ए फ्यूजी नामा, नाम से ही लग रहा है भाई फ्यूज हो गया है यानी सुषुप्त। तो ऑप्शन नंबर ए फ्यूजी नामा एक सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बहुत अच्छा, मैचिंग से रिलेटेड प्रश्न है। एक तरफ आपको पठार दे दिया गया है, दूसरी तरफ देश दे दिया गया है, यानी कौन सा पठार किस देश में स्टेबलाइज है। तो हम लोग देखते हैं, अच्छे से कर लेंगे दोस्तों। अनातोलिया का पठार टर्की में है, यस। ये अबिसीनिया का पठार ये सोमालिया में है, और मेसेटा का पठार स्पेन, और चियापास का पठार मैक्सिको। सब सीधे के सीधे मिले हुए हैं। देखते हैं ऑप्शन में कहां पर है।
सब सीधे के सीधे मिले हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाना चाहिए, यही वाला है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे, कई सारा आपको यहाँ पर फैक्ट जानने को मिलेगा। महाद्वीपीय मग्नतट, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग। महाद्वीपीय मग्नतट के संबंध में कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है इसका मतलब वो सत्य है। तो पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। असत्य नहीं है तो इसका मतलब 3 असत्य होंगे और एक असत्य नहीं है, उसी को आपको बताना है। तो पहला वाला, यह तट यानी मग्न तट समुद्र तट से समुद्र तट की ओर मंद ढाल वाला जलमग्न धरातल है, बिल्कुल सही, ये तो सही हो गया। यहाँ जैव घनत्व उच्चतम होता है, यस ये भी सही है। और इसकी गहराई 120 से 180 मीटर तक होती है, ये भी सही है। यानी उपर्युक्त सभी, यानी सभी के ऊपर जितने दिए गए हैं सभी के सभी सत्य हैं, कोई ऐसा नहीं है जो असत्य हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सा है? तो ये टिटिकाका झील है। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ये टिटिकाका झील कहाँ है दोस्तों? ये साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में दोस्तों कहाँ पर? ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर, बीपी नाम हमने दे दिया है। तो पेरू और बोलीविया की सीमा पर है ये, दक्षिण अमेरिका में टिटिकाका झील, जो सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, याद रखेंगे इसे। तो दोस्तों हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 40, बहुत अच्छा। कह रहे हैं दोस्तों करीबा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो करीबा बांध किस नदी पर अवस्थित है इसे हमें बताना है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, फलाना बांध किस नदी पर है, ढेकाना बांध किस नदी पर है, हमें एक बार बांधों को अच्छे से पढ़ लेना होता है। तो करीबा बांध किस नदी पर है दोस्तों? ये जाम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये जाम्बेजी नदी पर, याद रखेंगे। ये साउथ अफ्रीका में है। कहां पर? ये साउथ अफ्रीका में। तो आगे चले हम लोग देखें, ये 41 क्वेश्चन नंबर ये 41 वाले में एशिया एवं यूरोप की सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? तो दोस्तों एशिया यूरोप के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यूराल नदी। आप लोग जानते हैं यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप के बीच सीमा वो भी बनाता है। तो यूराल नाम आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखा जाए 42 में, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई? एक तरफ आपको देश दे दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दे दिया गया है, और कौन सा इसमें मिस मैच है उसे बताइए। तो आप कैसे बताएंगे? बहरीन। बहरीन देश की राजधानी क्या है? मनामा। तो हम लोग कोटेशन याद कर लेते हैं, ऐसे नाम हम लोग को जल्दी याद रहता नहीं है। हम लोगों की बहन, बहरीन से बहन रूठ जाती है तो हम लोग उसे मनाते हैं। तो ये हो गया ओमान अगाना। तो दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों ये गलत है। ओमान की राजधानी दोस्तों मस्कट है, मस्कट। तो कहा जाता है ना किसी का मान चला जाता है तो इसका मतलब उसका मस्कत कट जाता है। तो ये ऐसे याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यही मिसमैच है। और यमन की राजधानी साना और सीरिया की दाशमिक। आगे जरा हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों एक अभिलेख है जिसकी रचना किसने किया था? हरिशेन ने किया था। तो हरिशेन नाम याद रखे रहेंगे तो आपको काम देगा। हरिशेन ने इसकी रचना प्रयाग प्रशस्ति किया था। इसमें क्या है? समुद्रगुप्त की विजय अभियानों की गाथा है। तो इसी में दोस्तों है प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित समुद्रगुप्त का दक्षिण पथ अभियान वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस मार्ग से होकर प्रारंभ माना जाता है? तो कौशाम्बी चित्रकूट मार्ग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही आपका उत्तर है। आप लोग जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति को जो कौशाम्बी से इलाहाबाद किला में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा। आगे देखें दोस्तों हम लोग 44 वाले में, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है बेफिन की खाड़ी और उत्तर अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बेफिन की खाड़ी एक दे दिए गए हैं और उत्तरी अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जल संधि का मतलब आप लोग जानते हैं दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ती है। जो जैसे मान लीजिए एक जलीय क्षेत्र है, ये जलीय क्षेत्र, इसको काट कर एक नहर इस माध्यम से जोड़ दिया जाता है, तो इसी को जल संधि कहा जाता है। तो ये कौन सी जल संधि जोड़ती है ये आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों। तो ये डेविस जल संधि यही जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दोस्तों 45 में पूछ रहे हैं कौन सा नगर कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है?
तो कालीन उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध कौन सा है दोस्तों? आप लोग एक चीज दिमाग में रखे होंगे, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए। कालीन उद्योग वहीं फलता फूलता है जहां पर थोड़ा मुस्लिम बाहुल्य एरिया होता है, जैसे भदोही में है, आप लोग देखेंगे रामपुर में, हमारे जौनपुर में, ऐसे जगहों पर जहां मुस्लिम एरिया जाता है वहां कालीन उद्योग अच्छा खासा फला फूला है। तो यहाँ पर देखेंगे, वही दिमाग लगाएंगे, ढाका, ये ढाका कहाँ है? ये बांग्लादेश की राजधानी है, तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है कालीन के लिए ढाका। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है? तो ट्रांस हिमालय का मतलब दोस्तों हिमालय के पार, हिमालय के पार का मतलब हिमालय के जो उत्तर में है, उत्तर में होने का मतलब जो तिब्बत के समानांतर है। तो ट्रांस हिमालय का भाग कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ट्रांस हिमालय का भाग तो दोस्तों यहाँ काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश श्रेणी है, सब है, लेकिन नंगा पर्वत जो है ये ग्रेट हिमालय से जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर यही, नंगा पर्वत, यही जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, ग्रेट हिमालय का भाग है। आगे देखें 47 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है अंडमान निकोबार को अलग करने वाले चैनल कौन सा है? तो क्या आपसे पूछा है अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री का जो चैनल है ये अंडमान निकोबार को अलग करता है। और 8 वाला क्या है दोस्तों? ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, मालदीव मिनिकॉय को। और ये जो 9 डिग्री वाला है इसे भी याद कर लेंगे, पूछा जाता है, ये दोस्तों ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। तो यहाँ ये सब याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हुआ। 47 हो गया। अब हम लोग 48 पे चलते हैं। तो कह रहे हैं कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? बताए भाई सुमेलित नहीं है। तो इसे आप लोग कोई कोटेशन बनाए होंगे बड़े अच्छे से याद करने के लिए। ये देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो क्या देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा का संगम है? तो दोस्तों यस, हम लोग दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक बनाए होते हैं, दाब, दाब, डी से देवप्रयाग, ए से अलकनंदा, बी से भागीरथी। यस ये तो सही है। और रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा, इसका भी हमने कोटेशन बनाया है राम, आर से राम, सॉरी यहां पर ये राम, राम का मतलब आर से रुद्रप्रयाग, ए से अलकनंदा, एम से मंदाकिनी। तो यस ए भी हमारा सही है। कर्णप्रयाग दोस्तों इसका बनाया हमने कांप, तो कांप, तो कर्णप्रयाग में दोस्तों ये गलत है, यहाँ पर मंदाकिनी की जगह अलकनंदा होना चाहिए था। तो कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा का संगम से, यानी पिंडार और अलकनंदा के संगम से कर्णप्रयाग बनता है। तो यहाँ मंदाकिनी दे दिया जो कि गलत है, तो यही वाला आपका गलत है। और विष्णु प्रयाग में ये धौली गंगा और अलकनंदा, तो यस ऑप्शन नंबर यही सी वाला आपका गड़बड़ है। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 49 में, तो 49 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी सूची, मतलब मैचिंग वाला प्रश्न है, एक तरफ परियोजना दूसरी तरफ नदी, तो कौन सी परियोजना किस नदी से रिलेटेड है? तो तुलबुल परियोजना आप लोग जानते हैं झेलम, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तो ए वाला 4 पे हमारा गया, ए वाला 4 दो जगह है, तो हम इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। और दुलहस्ती परियोजना ये चिनाब नदी पर है, तो बी वाला 3 पे चला आएगा, बी वाला 3 पर यहाँ है तो हमारा कह देंगे यही है। और सी वाला 2 पर चला आएगा, ये नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी, और थीन परियोजना रावी नदी। यस, आगे अगर हम लोग देखें तो हमारा ये 50 वाले में कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है? खंभात की खाड़ी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ लीजिए अरब सागर में नहीं गिरती है। तो दोस्तों अरब सागर में जो गिरने वाली, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली हैं, ये नर्मदा, तापी, माही, ये तीनों गिरती हैं, लूनी नहीं गिरती है। क्योंकि दोस्तों ये लूनी नदी ये विलुप्त हो जाती है। ये लूनी नदी ऐसी है जो, मतलब ये जो गुजरात के कच्छ है वहां पर जब पहुंचती है तो विलुप्त हो जाती है, यानी विलीन हो जाती है वहां, तो ये कहीं गिरती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। आगे देखें 51 में, ये भी मैचिंग से रिलेटेड प्रश्न है। एक तरफ आपको सूची दे दिया है झील और दूसरी तरफ स्थान, कौन सा झील किस स्थान पर है ये आपको बताना है। बड़ा अच्छा। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर ये तो आप जानते होंगे, चोलामू झील जो है ये सिक्किम में है। यस ये तो सिक्किम में है। और लोकटक,
ये तो मणिपुर में है, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और कोलेरू तो आंध्र प्रदेश में है और पाला मिजोरम में। तो सब सीधे सीधे मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए 51 का ए हो जाएगा। आगे जरा देखा जाए तो काली मृदा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है। तो काली मिट्टी के बारे में जानते हैं, इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थों के विखंडन से निर्मित है। यस। इसमें लोहा, एल्युमिनियम तथा चूने की अधिक मात्रा होती है। यस। इसकी जल धारण क्षमता नगण्य होती नहीं भाई, बहुत होती है, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी यही गलत था, यही मिसमैच था। आगे जरा देखा जाए दोस्तों, ये 53 वाले में कह रहे हैं कि निम्नलिखित सूची को मिलाइए। एक तरफ आपको दर्रा दे दिया है, दूसरी तरफ स्थान दे दिया है। तो चले हम मिलाकर बता देते हैं। इसका ऑप्शन तो अगले पेज पर है, जेलेप्पा। तो यस, तो यहाँ पर जेलेप्पा दोस्तों ये सिक्किम से रिलेटेड है। एक नाथुला जेलेप्पा ये सिक्किम का है। तो ऐसे आता है ना, नाथू का सिक्का गिर गया, तो नाथुला जेलेप्पा ये सिक्किम से रिलेटेड है। तो ये हमने कर लिया। और उत्तराखंड में ये लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। और रोहतांग, और ये यांग्याम नाम से ही लग रहा है, कुछ चाइना टाइप का नाम है, अरुणाचल प्रदेश। और ये रोहतांग हिमाचल प्रदेश। तो यस, यानी ए बी एक दूसरे के उल्टे हैं, बी सी एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ये का क्या हो जाएगा यहां पर जरा देखें, तो ये ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। यस। आगे जरा देखा जाए 54 वाले में दोस्तों कौन सा सही है हमारा, देखते हैं। कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको जनजाति, दूसरी तरफ उस देश का नाम दे दिया गया है। तो कौन सी जनजाति किस देश से रिलेटेड है ये आपको यहां पर बताना है दोस्तों। चलते हम लोग देखते हैं। सेमांग मलेशिया में है दोस्तों, सेमांग जनजाति मलेशिया से रिलेटेड है, सही है। और आइनू दोस्तों ये जापान से रिलेटेड है, नाम से ही लग रहा है आपको। बोरो दोस्तों ये ब्राजील से है, यस ये भी सही है। आप तीनों को जब एक बार कंफर्म हो, चौथा आपको नहीं आ रहा है तो भी आप कह सकते हो हाँ यही है, ऑप्शन नंबर बी। हैदा दोस्तों ये न्यूजीलैंड से नहीं है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। ये हैदा ये न्यूजीलैंड से नहीं है, या तंजानिया से है। कहां से? यह तंजानिया, याद रखेंगे रहेंगे तंजानिया। ऑप्शन नंबर डी। 55 वाले में दोस्तों क्या कह रहे हैं, पुनासा। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो पुनासा। ऑप्शन नंबर बी दामोदर। वैसे भी इस समय दामोदर साहब को सब आरोप लगाते हैं कि इन्होंने सब कुछ नाश कर दिया। तो दामोदर, पुनास, तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। और आपको यहाँ पर जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने को मिलता है यहाँ पर दोस्तों, एक कपिल धारा, दुग्ध धारा, और ऐसे होता है ना, दुग्ध धारा, कपिल धारा, धुआंधार, ये सब दोस्तों कहाँ से हैं? नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहेंगे। और एक और आता है दोस्तों दुग्ध सागर। दुग्ध धारा दुग्ध सागर में अंतर है। दुग्ध धारा जो है वो नर्मदा नदी से रिलेटेड है, और दुग्ध सागर वो मांडवी नदी पर है, याद रखे रहेंगे। आगे देखें 56 में, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पश्चिम भारत में ठंड के समय में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, मानसून के कारण नहीं होती है। आगे देखा जाए, भारत में जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा, यानी जो मानसूनी वर्षा की बात कर रहे हैं, जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा के लिए आवश्यक दशाओं में से सही नहीं है। क्या सही नहीं है? उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनना, आईटीसी जेड का उत्तर की ओर खिसकना, यस ये भी तो सही है, ये भी सही है। दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन भूमध्य रेखा को पार कर पूर्व की ओर मुड़ जाती है, यस ये भी तो सही है, यानी डी। यानी हम कह सकते हैं ऐसा कोई नहीं है जो ऊपर दिए गए जो ऊपर दिया गया टर्म है उससे रिलेटेड नहीं है। तो डी वाला हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 57 का, हमारा डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे चले हम लोग देखें 58 वाले पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है तराई और भाबर से रिलेटेड कुछ है यहाँ पर टर्म। यहाँ देखें, तराई भाबर संक्रमण क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सही है? तो भाबर क्षेत्र में नदियां सतह के नीचे समा जाती हैं, यस बिल्कुल समा जाती हैं, जबकि तराई क्षेत्र में पुनः उभर आती हैं, सही है। हिमालय के अग्रभाग से लाई गई पुरानी मोरेन, कंकड़, बोल्डर व घर्षित सामग्री भाबर का निर्माण करती है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश का हिस्सा अधिक जल अधिष्ठान अस्थिरता प्रदर्शित करता है, यस तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, 58 का हो जाएगा दोस्तों डी।
आगे चले हम देखें, अगर यहाँ पर 59 में जो आपको दिया गया है, इसमें कह रहे हैं दोस्तों बुढ़वा डैम और रिहंद जलाशय उत्तर प्रदेश के किस भौगोलिक प्रांत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दोआब निचली पट्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दो नदियों के बीच की जो निचली पट्टी है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं ये। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें, कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्र कुछ दिए गए हैं। कोयला आधारित ताप विद्युत केंद्रों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों फरक्का पश्चिम बंगाल में, नाम सही लग रहा है। कोरबा झारखंड दे दिया है, जो कि यही गलत है। झारखंड नहीं दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ में है कोरबा, तो यही आपका गलत है, यही सही है। बाढ़ तो बिहार में है, तलचर उड़ीसा में। आगे देखा जाए दोस्तों, 60 हो गया हमारा। अब ये 61 वाले में क्या पूछा जा रहा है, इसको जरा देखें। कह रहे हैं कौन सा कथन हमारा असत्य है? देखें, पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज तापमान प्रवणता तापह्रास दर यानी टेम्परेचर डिक्रीज रेट, जिसे हम लोग बोल देते हैं, तापमान ह्रास दर कहलाती है। तो नहीं मेरे भाई, पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर तापमान जो होता है, ऊर्ध्वाधर तापमान प्रवणता तापह्रास दर कहलाता है, क्षैतिज नहीं। इसका मतलब होता है कि क्षैतिज तापमान प्रवणता का मतलब यहाँ पर ये यहाँ दोस्तों ये जो दिया है ना ताप ह्रास दर, इसका मतलब होता है दोस्तों जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती है। तो यस, ये आप लोग जानते हैं, इसी को तापमान ह्रास दर कहा जाता है। आगे दोस्तों हम लोग देखें, यानी यही गलत है, तो बाकी सब सही है। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, सब सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछा जा रहा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जानते हैं, पहले स्टेटमेंट आपसे कह रहे हैं कि महोगनी, एबोनी आदि इसके प्रमुख वृक्ष हैं, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वृक्ष हैं। इन क्षेत्रों की औसत वार्षिक वर्षा अधिकतम 200 सेंटीमीटर होती है। यस, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हुए। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें 63 वाले में, तो कह रहे हैं प्रवाल भित्ति पारितंत्र, प्रवाल भित्ति पारितंत्र के अंतर्गत प्रवालों के बने रहने हेतु आवश्यक दशाओं में कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है उनको, मतलब आवश्यक दशा प्रदान करने के लिए। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सागरों में मुख्यतः अवस्थिति। यस, ये तो सही है, तापमान 20 से 21 डिग्री उपयुक्त होता है। प्रवाल कम गहराई पर नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये 63 वाला ये है, कह रहे हैं कि प्रवाल कम गहराई पर नहीं पाए जाते हैं। तो नहीं भाई, कम गहराई पर ही पाए जाते हैं प्रवाल, तो यहाँ पर ये नहीं लगाकर इसको गड़बड़ कर दिए। ऑप्शन नंबर ये सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहे हैं कि कौन सा कथन असत्य है? जरा देखना हमें ध्यान से कौन सा असत्य है। पहले वाले को अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं पारितंत्र के भीतर पाए जाने वाले पौधे एवं प्राणियों की समष्टियां परस्पर मिलकर एक समुदाय का निर्माण करती हैं। तो जी बिल्कुल करती हैं, नो डाउट, सही है। दूसरा देखें तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में भौतिक व जैविक दोनों घटक होते हैं। तो यस, ये भी सही है अपनी जगह। अब दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर अगर सी को देखें, पारिस्थितिकी निकेत सभी प्रकार की प्रजातियों का उनके पर्यावरण में कार्य की भूमिका तथा उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता को प्रदर्शित करता है। यस, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं जो असत्य। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये 65 को हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा मैचिंग से रिलेटेड प्रश्न है। सूची 1 में कुछ देश का नाम है, सूची 2 में घास के मैदान है। तो कौन से घास के मैदान किस देश में अवस्थित हैं ये आपको बताना है यहाँ पर। तो उत्तरी अमेरिका, ये प्रेरीज जो है कहाँ पर है? प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है। यस, और ये सवाना ये अफ्रीका में हो जाएगा। तो यानी A2B4, A2B4, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, यही हो जाएगा। और सी वाला 3 पे आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका पंपास, और डी वाला 1 पे यहाँ पर। तो बी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 65 का, ये बी। आगे चले हम लोग देखें 66 वाले में। तो दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि कौन सा कारण प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी है? तो प्रवाल विरंजन यानी प्रवालों का जो रंग होता है ऊपरी, उसको विरंजन यानी विरंग होने का उत्तरदायी कौन सा है? तो दोस्तों सभी है, ग्लोबल वार्मिंग है, अति मत्स्यन है, अधिक व कम तापमान है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें अगर हम लोग 67 में, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी वनस्पति शीतोष्ण पतझड़ वन में पाई जाती है? शीतोष्ण पतझड़ वन में पाई जाती है कौन सी वनस्पति? तो दोस्तों ये बांज भी पाई जाती है, बीज भी पाई जाती है, एश भी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखें
अमूमन आप देखेंगे इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, अगर आपको तुक्का, वैसे मैं नहीं प्रेफरेंस करता हूं, मैं ये सलाह नहीं देता हूं तुक्का लगाएं, लेकिन इस टाइप के अगर प्रश्न रहे और आप वहां पर थोड़ा सा तुक्का पर रिस्क लेना चाहते हैं तो यहां पर ले सकते हैं, वो ज़्यादातर सही हो जाता है। आगे देखें 68 में, तो निम्नलिखित में से कौन से मैंग्रोव प्रजातियों के संबंध में सही है? तो मैंग्रोव प्रजाति आप लोग जानते हैं, जहां ये नमकीन पानी ज़्यादा जहां होता है वहीं यहाँ के लिए जो है अनुकूलित होते हैं। मैंग्रोव प्रजातियों के संबंध में कौन सा सत्य है? प्राकृतिक जल शोधन, प्राकृतिक शरण स्थल, हरित प्रभाव को कम करना, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, 68 का आपका यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी। आगे जरा देखें हम लोग 69, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं है कौन सा? एक तरफ झील है, एक तरफ स्थान है, तो कौन सा मिसमैच है जरा हम लोग देखें। तो पिछौला तो राजस्थान में है, राजस्थान जानते हैं भारत के पश्चिम में है, पश्चिम मतलब पीछे है, पीछे मतलब पिछौला, राजस्थान आप लोग समझ जाएंगे, आप लोग दिमाग लगा लेंगे। लोनार तो महाराष्ट्र में है दोस्तों, ये तो यहाँ पर मध्य प्रदेश कहाँ से दे दिया? लोनार झील आप लोग जानते हैं ये महाराष्ट्र में है, तो ये तो यहाँ पर गलती है, आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, अष्टमुडी तमिलनाडु और सात ताल हिमाचल प्रदेश। आगे देखा जाए 70 में क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश में गति के परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70 का ए। आगे जरा देखें हम लोग दोस्तों, रॉलेट एक्ट 71 में बहुत अच्छा प्रश्न दिख रहा है मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति देता था, बिल्कुल सही है। गांधी जी ने इसके विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। नहीं भाई, असहयोग आंदोलन शुरू किया था, सविनय अवज्ञा थोड़ी ना। तो केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, 71 का ए केवल सही है, बी वाला ये आपका गलत हो जाएगा। आगे देखें हम लोग, ये आगे हमारा ये 72 में क्या है? जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई थी। कब जारी की गई थी प्रथम कार्य योजना? तो जून 2008 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 73, बहुत अच्छा। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम क्या है? ऐसा ही प्रश्न दोस्तों एक पीसीएस 2024 में आपको पूछा गया था आपसे, बहुत अच्छा। तो जैविक अनुक्रमण का क्रम दोस्तों सबसे पहले नग्नीकरण होता है, प्रवास होता है, स्थापना होती है, फिर लास्ट में प्रतिक्रिया होती है। तो यस, ऑप्शन नंबर यही सही है। आगे जरा देखा जाए 74 में क्या है? सल्फर के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो सल्फर के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? वायुमंडल में भी होती है, चट्टानों में भी होती हैं, ज्वालामुखी विस्फोटों में, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे दोस्तों देखें हम लोग ये 75 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जानते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग की स्थापना, जो अधिनियम पारित हुआ था 92 में, लेकिन स्थापना इसकी 93 में हुई थी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत, ये सही है। इसके अध्यक्ष सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नहीं भाई, हाई कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो ये गलत हुआ। आपका ऑप्शन नंबर जो हुआ वो केवल एक सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हम लोग ये इसमें 150 प्रश्न कुल थे, 150 प्रश्न, 75 यानी आधा हम लोग कर लिए हैं। इसको पार्ट ए नाम देकर यहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग पार्ट बी में, इसके बाद 76 से 150 तक पूरा इसको सॉल्व करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको हम यहीं रोकते हैं, आपको भी देखने में आसानी रहेगी। मिलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। नमस्कार।